और आज के शो में न्यूज इन फोकस कौन कौन सी रहेंगी, जरा एक नजर इस पर। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे उत्तरकाशी। 13 दिन हो चुके हैं, जिंदगी की जंग जारी है, लेकिन ये जंग पहुंच चुकी है अंतिम दौर में। बस कुछ ही घंटों बाद सकुशल लौट आएंगे 41 मजदूर। क्या है तैयारी, दिखाएंगे। चीन चलेंगे इसके बाद, जहां फिर एक रहस्यमयी बीमारी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार एक निमोनिया फैल रहा है वहां पर, और ये बच्चों को अपनी ज्यादा चपेट में ले रहा है। दुनिया हाई अलर्ट पर है, करेंगे इसका पूरा विश्लेषण आगे। नई टेंशन चीन की तरफ से जो आई है। आज एक और बड़ी खबर पर होगी हमारी नजर, और ये होगी हमारी कवर स्टोरी। 3 दिन काम बाकी एआई का के नाम। ये बात जो है ये बिल गेट्स साहब ने कही है। नारायण मूर्ति साहब ने 70 घंटे काम का फॉर्मूला दिया था। बिल गेट्स कह रहे हैं 3 दिन काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी काम एआई संभाल लेगा। तो आप किसकी साइड हैं, नारायण मूर्ति साहब की साइड या बिल गेट्स की साइड? आपको आज पोल में भी ये दिखाना है, और हमारे पोल लाइंस खुल चुकी हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अनहेल्दी फूड की बिक्री खूब हो रही है। ये क्या ट्रेंड है? एफएमसीजी मार्केट में जो पूरा सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा अगर बिक्री हो रही है तो वो अनहेल्दी या कम हेल्दी फूड की हो रही है। क्या है इसका कारण? आज होगा इसका भी विश्लेषण। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि एआई की मदद से क्या हफ्ते में 3 दिन काम मुमकिन है, इस पर आज हमने पोल कराया है। आपको इस पोल पर देना है अपना जवाब, हां या ना में। आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर जा सकते हैं, वहां पर आपको हमें ये अपनी राय देनी है। एआई की मदद से क्या हफ्ते में 3 दिन काम होना चाहिए या मुमकिन है? हां या ना में आपको जवाब देना है। #ZEindia360 आपको इस्तेमाल करना है, और ट्विटर हैंडल हमारा @ZBusiness है। यहां पर ये ट्विटर का पोल चल रहा है, और दूसरा हमारा जो पोल है उस पर भी आपको अपनी राय देनी है। दूसरा हमारा पोल ये है कि नारायण मूर्ति का 70 घंटे प्रति हफ्ते का फॉर्मूला, और दूसरी तरफ बिल गेट्स ने जो आज कह दिया कि 3 दिन काम में हो जाएगा साहब। तो आपकी पसंद क्या है, नारायण मूर्ति फॉर्मूला या बिल गेट्स फॉर्मूला? ये भी आपको देना है आज पोल में जवाब, और इसके जवाब हम आगे आज शो में लेंगे। हमारे ट्विटर हैंडल पर जरूर जाइए, इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर भी जा सकते हैं, वहां पर अपनी राय भी दे सकते हैं और पोल में हिस्सा भी निभा सकते हैं। थोड़ी देर बाद मेहमानों के साथ जब चर्चा हो रही होगी तो हम करेंगे रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रही। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार गुरुवार शाम थम गया। अब कल यानी कि शनिवार को 200 सदस्यीय विधानसभा में से 199 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। इस बीच चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि राज्य में 100% मतदान हो। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल 5.29 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2.74 करोड़ पुरुष, 2.53 करोड़ महिलाएं, 624 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। वहीं 18 से 19 साल के 22,71,000 वोटर्स इस चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीआरएस सरकार ने तेलंगाना राज्य को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर पिछले 9 सालों में किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। एकमात्र चीज जो वो करने में कामयाब रहे वो है भ्रष्टाचार। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। कतर की जेल में कैद भारत के पूर्व नौसैनिकों को लेकर राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत की अपील को स्वीकार कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाल ही में कहा था कि भारतीय दूतावास को हिरासत में लिए गए भारतीयों तक एक और कॉन्सुलर पहुंच प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से नागरिकों को सभी कानूनी और कॉन्सुलर समर्थन देना जारी रखा जाएगा। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते साल अगस्त महीने में कतर में गिरफ्तार किया गया था। ये अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों पर कथित जासूसी का आरोप है, और इसी मामले में इनको सजाए मौत भी सुनाई गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के तहत आज सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांग ली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक बार
विशेषाधिकार कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ सकता है। पूरे मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता चड्ढा से कहा था कि वो सभापति जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांग लें। इसके बाद सभापति विचार करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी वापस लेने के अपने मंत्रिमंडल के कदम का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार द्वारा की गई जांच की मंजूरी अवैध है। सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि जो हमने कहा वो ये है कि जांच की मंजूरी देना अवैध है। किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए सरकार को मंजूरी देनी होगी। यदि कोई मंत्री है तो उसके लिए राज्यपाल मंजूरी देंगे, यदि वो विधायक है तो उसकी मंजूरी स्पीकर को देनी होगी। यहां स्पीकर की अनुमति नहीं दी गई। जब जांच की मंजूरी दी गई थी तब शिव कुमार एक विधायक थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता का परिवार शोक में है। आगरा में यूपी सरकार की तरफ से परिवार को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 25-25 लाख के 2 चेक लेकर पहुंचे। इस दौरान कैप्टन शुभम की मां रो पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लेकिन अब इसके लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी में बी का मतलब बेशर्म और पी का मतलब पब्लिसिटी होना चाहिए। राजौरी में भारतीय सैनिकों ने लश्कर के टॉप आतंकी कमांडर क्वारी सहित कुल 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि क्वारी आईईडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर के तौर पर काम करता था। 2 दिन तक चले इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर्स और 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं राजौरी में हुए आतंकी हमलों पर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में राजौरी और पुंछ में मारे गए आतंकियों की पहचान पाकिस्तान के पूर्व सैनिकों के रूप में हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हिस्सा लेने बैंकॉक गए हुए हैं। यहां उन्होंने कहा कि दुनिया एक परिवार है, हम सभी आर्य यानी कि एक संस्कृति बनाएंगे। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि हिंदू परंपराओं में भले ही कुछ मतभेद हों, लेकिन ये धर्म का अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। हम एक जगह जाते हैं, सबके दिल को छूने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग राजी होते हैं तो कुछ राजी नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हम सभी से जुड़ते हैं। ये बातें संघ प्रमुख ने अपने भाषण में कही। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन हर 4 साल में होता है। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन ने इस बार कार्यक्रम को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। कोर्ट ने एपीपी नेता आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में इलेक्ट्रिक केतली देने की इजाजत दे दी है। वहीं ईडी ने बताया कि मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। दरअसल ईडी ने 4 अक्टूबर को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में संजय सिंह को उनके आवास पर छापेमारी की और कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन गलियारा परियोजना के लिए 100 किलोमीटर तक पुल निर्माण और 230 किलोमीटर तक खंभे लगाने का काम पूरा हो चुका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत निर्माण कार्य कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह जानकारी दी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल गलियारा परियोजना की जो कुल लागत वो 1.08 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। केंद्र सरकार NHSRCL को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जबकि गुजरात सरकार 5,000 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र सरकार भी इतनी ही राशि का भुगतान करेगी। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स प्लैटिनम जुबली का सेलिब्रेशन हुआ। शो 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर पहले दिन 1 घंटे से ज्यादा समय तक चला। यहां सबसे पहले जैगवार ने उड़ान भरी। एयर शो में राफेल, आकाशगंगा और सूर्य किरण की टीमों ने भी करतब दिखाए। कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल PM सिन्हा, पश्चिमी वायु कमान के साथ साथ स्क्वाड्रन में सेवा कर चुके रिटायर्ड कर्मचारी, सीनियर ऑफिसर्स और उनके परिजन शामिल हुए। देश के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर भारत में आज पारा लुढ़क गया। वहीं मौसम विभाग ने कई जगह बारिश होने की जानकारी दी है, इससे पारा और गिरेगा। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से कोहरा छाया रहा और प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता में भी अभी सुधार नहीं आया है। वहीं पारा गिरने से ठंड भी थोड़ी बढ़ी है, उसमें इजाफा हुआ है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जो आने वाले समय में और गिर सकता है। वहीं तमिलनाडु में कई दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी तेज बारिश के कारण कुन्नूर और
कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज की कवर स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है। आईटी दिग्गज एनआर नारायण मूर्ति ने कुछ दिनों पहले हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कही थी, जिस पर काफी बहस हुई। अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स ने कहा है कि एआई की मदद से सप्ताह में 3 दिन काम और 4 दिन आराम करने का चलन की शुरुआत हो सकती है। ऐसा होने से उनका ये मानना है कि लोगों को ज्यादा समय मिलेगा, लोग अपने और अपनों के लिए समय भी निकाल पाएंगे। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पोल भी हमने कराया है, क्या वाकई एआई की मदद से 3 दिन काम कर सकते हैं या फिर सफल होने के लिए 70 घंटे का रास्ता आपको चुनना है। इन दोनों ही पोल्स पर हमारी जो पोल लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं, आप इस पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हम इसके नतीजे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए खास मेहमानों के साथ, फिर लौट रहे हैं। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चा हो रही है। कोई इस टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे नौकरियों के लिए खतरा बता रहा है। अब जो खबर सामने आई है वो आईटी दिग्गज एनआर नारायण मूर्ति के बयान से ठीक उलट है। एनआर नारायण मूर्ति ने कुछ दिनों पहले नौकरी पेशा लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कही थी। अब दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स का कहना है कि एआई के आने से 3 दिन काम बाकी दिन आराम वाला चलन शुरू हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह ले ले, बल्कि इसकी मदद से पेशेवर लोगों का सप्ताह में काम करने का समय कम जरूर हो जाएगा। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि एआई की मदद से इंसानों के सप्ताह में 3 दिन काम और 4 दिन आराम करने के चलन की शुरुआत हो सकती है। यही नहीं, ऐसी भी संभावनाएं बनती जा रही हैं कि आने वाले समय में एआई को समाज पूरी तरह से अपना लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंसान का जीवन केवल नौकरी करने भर के लिए नहीं है, बल्कि रचनात्मक कार्यों में भी इसे लगाना चाहिए और एआई की मदद से सप्ताह में इंसान कम काम करके इसके लिए समय निकाल सकते हैं और शायद ये ठीक भी रहेगा। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा था कि अगर भारत चीन जैसे देशों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो इसके लिए भारत के युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि देश के युवा अगर हफ्ते में 70 घंटे काम करेंगे तो दुनिया की उन इकोनॉमी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिन्होंने महज 2-3 सालों में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। उधर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने यह भी कहा कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा जहां मशीनों की जरूरत बढ़ जाएगी और इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि एआई किसी भी तरह से इंसानों की नौकरियों को नहीं खाएगा, बल्कि इसे हमेशा के लिए बदल देगा। लोगों के पास अधिक समय होगा तो लोग अपने लिए और अपनों के लिए समय निकाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही दिलचस्प ये बहस है। आज थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। डॉक्टर गणेश नटराजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन हैं हनी ऑटोमेशन इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर है सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश सर आपका भी। और जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था, हमने एक पोल भी कराया है, उसके रिजल्ट्स भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क दोनों के मैं फटाफट से ले लेता हूं। डॉक्टर नटराजन, अब एक नया ट्विस्ट आया है और ये कहा जा रहा है कि अगर एआई का सपोर्ट हो तो 3 दिन भी काम कीजिए। आदमी की पैदाइश जो है वो सिर्फ काम करने के लिए थोड़े ना हुई है, बिल गेट्स साहब ऐसा कह रहे हैं। आपका नजरिया सर? नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री और हर एक देश का क्या स्थिति है। जैसे मेरे सीनियर मित्र नारायण मूर्ति जी ने कहा था, अभी हमारे देश में मेहनत करने की जरूरत है। मतलब मेहनत का ये मतलब नहीं हुआ कि 70 घंटा या 60 आवर्स, मगर ये जरूर है कि लोगों को बहुत लगाव के साथ काम करनी पड़ेगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो आईटी में हो या फाइनेंशियल सर्विसेज में हो। जो बिल गेट्स जी ने कहा है वो एक पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि जैसे हम सबको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर जो अभी कहते हैं जनरेटिव एआई, जेन एआई, उसके जरिए काफी जो रेपिटेटिव काम है वो ऑटोमेशन के थ्रू किया जा सकता है। तो बचा ये है कि जो लोगों को की जरूरत पड़ेगी वो वैल्यू ऐड करने के लिए, कुछ नए चीज करने के लिए, तो इनोवेशन काफी बढ़ जाएगा। तो मैं तो पूरा सहमत हूँ कि नारायण मूर्ति जी की से मेहनत करने की बहुत जरूरी है,
क्योंकि अभी तो आप जैसे सबको मालूम है कि आईटी इंडस्ट्री में भी थोड़ा धीमा ग्रोथ है। तो लोगों को ज़रूर ये करनी चाहिए, मगर टेक्नोलॉजी की मदद लेके ही काम करनी चाहिए। तो ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को शन करें और बोलें कि नहीं-नहीं हम तो मैन्युअली करेंगे। सबका फ़ायदा, सबका मदद लेके किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, यही हमारे देश की और इंडस्ट्री की मकसद होनी चाहिए। ऑलराइट, रजनीश सर, तो हम इसे ऐसे समझें जैसे सर कह रहे हैं, नटराजन सर, कि टेक्नोलॉजी की मदद से 70 घंटे काम कीजिए। अब टेक्नोलॉजी की मदद से 70 घंटे का काम अगर एआई कर दे रहा है, 70 नहीं, अगर 3 दिन आप काम कर रहे हैं तो 70 घंटे माना जाएगा वो, या टेक्निकली वो 3 दिन ही होगा काम? दीपक, बहुत बहुत सही सवाल। और आपने जैसे शुरू में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि बहुत ही दिलचस्प ये विषय हो गया है, क्योंकि दो दिग्गज लोग के बड़े अच्छे विचार आए हैं एक ही महीने के अंदर। एक एक सज्जन बोल रहे हैं 70 घंटे काम कीजिए, और दूसरे बोल रहे हैं कि आप 3 दिन में ही काम करके अपना सब कुछ, अपने समय निकालिए। तो मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि लोगों में ना बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया कि हमें 70 घंटे देखना है या 3 दिन देखना है। मेरा मानना है कि जैसा नटराजन सर ने बोला, बड़ा सही बोला उन्होंने, कि हमें कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। हमारे देश की जो अभी स्थिति है, जिस हम लोग पाथ पे हैं, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, उसमें डेफिनेटली हार्ड वर्क की बहुत ही आवश्यकता है। उसपे हम लोग कोई घंटे का उसमें अनुमान लगाएं, उसमें एक नंबर दें, वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें ज्यादा ये ध्यान रखना है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है और एक प्रोडक्टिव देश बनाना है, तो उसके लिए हमें समय तो लगाना ही पड़ेगा कार्य पे। मगर साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ काम ही ना करते रहें, अपने लिए ब्रेक लेना, अपने फैमिली के लिए ब्रेक लेना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गेट साहब का जो कहना है कि आप 3 दिन में, शायद एक समय आएगा ऐसा जब एआई का एक दौर चलेगा, जबकि काफी मैनुअल जो वर्क हैं वो शायद रिप्लेस हो जाएंगी। बहुत ज्यादा पॉसिबल लग रहा है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है। मगर उनका ये भी कहना बहुत अच्छा था कि शायद टेक्नोलॉजी कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और ये बहुत जरूरी है। और हमें मान के चलना है कि मैनकाइंड जो है वो हमेशा ऐसे चैलेंजेस को एक अपने अंदाज से उसको फेस किया है। और मैं मान के चलूंगा कि जब ऐसा समय आएगा तो जो ह्यूमन फोर्स है वो कहीं ना कहीं नए नए कामों का वो जरूर उसका विस्तार करेंगे, और उसके हमारे फिर एम्प्लॉयमेंट एक नए तरीके से, नए रूप में आएंगे। बट साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एआई का ऐसा नहीं है कि वो सारे क्षेत्र में आ जाएगा, बहुत क्षेत्र शायद उससे अनअफेक्टेड रहेंगे। तो ये अभी समय हमें बताएगा कि कितना, 3 दिन 4 दिन, वो अभी समय बताएगा। एब्सोल्युटली। और चलिए अब रिजल्ट्स की बारी आ जाती है। हमने आज जो पोल कराया था उसके नतीजे क्या आए हैं? 3 दिन काम, बाकी एआई के नाम। इस पर हमने 2 पोल्स कराए थे। इनफैक्ट पहला हमारा पोल ये था कि एआई की मदद से क्या 3 दिन में काम हो सकता है। तो उसकी नतीजे आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं, किस पक्ष में ज्यादा है? ओके, 3 दिन में काम नहीं होना चाहिए। ओके, एआई की मदद से 3, ये ओके, ये ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है नारायण मूर्ति सर से ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये वाला सवाल, क्योंकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि 3 दिन काम नहीं हो सकता। नहीं में ज़्यादा लोगों के जवाब हैं एआई की मदद से, और हाँ जो कह रहे हैं वो सिर्फ 44% कह रहे हैं, और बाकी 55%। तो यहाँ पे तो इन्होंने 3 दिन की बात नहीं मानी है लोगों ने, वो ज़्यादा काम शायद करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा है जो हमारा पोल, उसका भी नतीजे देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब यहाँ पर ये बिल गेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नारायण मूर्ति के 70 घंटे प्रति हफ्ता काम या बिल गेट्स के 3 दिन काम, ये हमारा सवाल था। आपकी पसंद क्या है? तो बिल गेट्स को पसंद करने वाले 56.7% है, और नारायण मूर्ति सर को पसंद करने वाले 43.3% है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो गया, ट्विस्टिंग सा, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए, लोग क्या सोच रहे हैं, नटराजन सर? नहीं, मुझे तो आश्चर्य है कि वो 43% लोग कह रहे हैं कि 70 घंटा काम करना ठीक है। बहुत ही आश्चर्य की बात। क्योंकि मुझे देखिए, ये तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वर्क क्या है। एक गलतफहमी हो चुकी है कि वर्क मतलब वो बेकार का काम, हमें पसीना बहाना पड़ेगा और बाकी सब में मौज करें। मैं तो मेरे पूरे जिंदगी में मैंने सोचा है कि चाहे मैं अभी भी देखिए, अभी मैं 4 बोर्ड्स में हूँ, हनीवेल, हिंदुजा, स्टेट बैंक, और 3 कंपनियां चलाता हूँ अपने 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 मित्रों के साथ।
3 सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हूँ, मुझे सब में मजा लगता है। तो अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप दिन में जो 14 घंटा आप जागे रहते हैं या 16 घंटा, उसमें वर्क क्या है और वर्क क्या नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी आपको करना है वो खुशी से कीजिए। अगर आप खुशी से अगर आप काम करेंगे ना, तो ज़िंदगी में काम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये एक मेरे ख्याल से एक गलत सवाल ही एक गलत है कि आप 3 दिन काम करेंगे कि 4 दिन काम करेंगे। अरे 6 दिन काम कीजिए, मगर जो वो काम कीजिए जिसमें आपको मज़ा मिलता है, जो लोगों को अच्छा करेगा और देश के लिए अच्छा हो। अगर ऐसे आप सोच कर चलेंगे ना, तो ये सवाल ही बेसवाल हो जाएगा। अब रजनी सर, पोल भी हमारे सामने है और ये जो पूरी बहस चली ना, तो इस पे एक जो क्रक्स निकला और जिस पे शायद फिर हमने बातचीत करना बंद कर दिया, हमने उसको नतीजे की तरह माना। जिनको नौकरी करनी है वो हफ्ते में 3 दिन काम करो, जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है वो 70 घंटे काम करो, और कुछ लोगों के लिए तो 70 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जैसे नटराजन सर के लिए पड़ जाते हैं कम। तो क्या यही माना जाए सर इसका जस्ट इसका नतीजा? देखिए, नटराजन सर के पहले अगर सवाल ये मेरे पास आता तो मैं भी बिल्कुल सेम जवाब देता जो नटराजन सर ने दिया, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आप भी एंटरप्रेन्योर। और जब मूर्ति साहब का ये स्टेटमेंट आया था तो मैंने एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखा था अपने लिंक्डइन पोस्ट पे कि अगर आप किसी ऐसी चीज में आप अपने आप को बिजी रखते हैं जो आपको बड़ा मजा आता है करने में, तब आपके लिए समय का कितना है, कम है, ज्यादा है, वो हमें घड़ी देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है कि 5 बज गए, 6 बज गए, अब घर जाना है। तो मैं बिल्कुल नटराजन सर के साथ सहमत हूं कि हमें ऐसा वोकेशन ढूंढना चाहिए। यस, नौकरी पेशा वालों के लिए ये मुश्किल है, मैं ये बिल्कुल मान के चलूंगा। अपना काम करना और उसमें जो आप जितना जूझ जाते हैं, जितना डूब जाते हैं, उसमें आप समय नहीं देखते हैं, क्योंकि वो आपका अपना बेबी है, जैसे हम लोग कहते हैं। मगर नौकरी में वो एक सेंस लाना, एक वो इन्वॉल्वमेंट या एंगेजमेंट लाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एंगेजमेंट एट वर्क की स्टडीज आप देखेंगे तो इस वक्त ग्लोबली वर्कफोर्स इतनी डिसएंगेज रहती है काम से, तो उसके कई कारण हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि आप काम चाहे घंटे अगर आप बढ़ाएं या कम कर रहे हैं उससे एंगेजमेंट बढ़ेगा। चूंकि मैं एचआर का एक प्रैक्टिशनर हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि सिवाय घंटों को देखने के हमें काफी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, जिससे कि लोगों को काम करने में मजा आए, उनको नौकरी करने में मजा आए। वो सब हमें काफी फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। राइट सर, अब मेरे पास कुछ लोगों के बाकायदा रिएक्शंस भी हैं, मैं उनको इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें और क्विकली दोनों से रिएक्शन लूंगा। गौरव सिंह तोमर हैं जिन्होंने हमें इंस्टा पे लिखा है और इनका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये लिख रहे हैं कि अमेरिका के हिसाब से बिल गेट्स और हमारे हिसाब से 70 घंटे नारायण मूर्ति। तो यही हुई सर बात कि इंडियन कंडीशंस में अगर आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर थोड़ा सा आगे आप थोड़ा सा वो लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से काम, लेकिन इंडियन कंडीशंस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 70 घंटे लगेंगे। यही मतलब निकाले नटराजन सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी बेटी अभी एक कैंसर स्पेशलिस्ट है स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल यूएस में। Okay. और वो मेरे ख्याल से 90 घंटे काम करती है। ये नहीं है कि अमेरिका में काम करो या इंडिया में काम मत करो। ये आप किस वोकेशन को आपने चुना है। और जैसे मेरे को स्पीकर ने कहा, बिल्कुल जहाँ आपको मजा आए, जहाँ आपको एंथुसियाज्म हुए, अगर आप वहाँ करेंगे ना तो आप कभी घड़ी नहीं देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया में ये होनी चाहिए और अमेरिका में होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अगर कोई इंटरेस्टिंग काम मिले तो वो लगे रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको एक एंथुसियाज्म, एक इंटरेस्ट होती है कि किस तरह से ये काम सबसे अच्छी तरह से कंप्लीट की जाए। एब्सोल्युटली सर, जो काम करना चाहता है और जो जिसके गोल्स हैं वो अपने हिसाब से तय करेंगे। एक क्विकली सर, रजनी सर, परवेज इकबाल लिख रहे हैं कि बोथ आर ऑन देयर एक्सट्रीम एंड फाइंड मिडवे। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल दीपक, जैसा मैंने शुरू में अपने स्टेटमेंट, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं ये दोनों स्टेटमेंट को पा करके, उनको समझ नहीं आ रहा है। उसीलिए आपका जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जो स्पॉट सर्वे भी किया, वो आंकड़े बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं 3 दिन का काम और दूसरी तरफ हम बिल गेट्स को भी, मतलब ये आप देख रहे हैं रुझान भी आपके ऐसे आ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं तो मान के चलूंगा कि इसमें हमें देख करके अपना चलना होगा कि क्या चीज हमें, कितना हमें सूट करता है और कहाँ पे हमें काम करने का देखना है। तो ये सब हमें ध्यान में रखते हुए काफी कुछ लेकर के आगे चलना पड़ेगा, ना कि हमें चुनना पड़े कि इतने दिन और उतने दिन। इसका बीच का रास्ता यही है। मैं अभी भी मानूंगा, चूंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो मैं तो बोलूंगा अभी जो 5 डे वर्क है
हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। अभी हाइब्रिड का मॉडल का काफ़ी चर्चा चल रहा है, एब्सोल्युटली। काफ़ी कंपनीज़ 3 दिन, 2 दिन के डिस्कशन में फँसे हुए हैं। मगर यानी मगर मैं अपने मान हिसाब के से चलता हूँ कि 5 यस सर। दिन हमारे देश में काम करने का एक अगर रखा तो जाए एक मिड वे और भी उसके निकाला जाए, मुताबिक 5 डेज फॉलो वीक। करके लेकिन फिर अच्छा, अगेन आपके जो गोल्स हैं 5 दिन भी अगर आपको काम कर रहे हैं तो काम के घंटे इस हिसाब से आपको तय करने हैं कि आपके गोल्स उससे मीट हों। एब्सोल्यूट थैंक यू सो मच सर, वक्त की कमी थी। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया दोनों ने। डॉक्टर गणेश नटराजन, थैंक यू सो मच सर। रजनीश सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया अभी पूरी तरह से तो उबरी नहीं है। इसी बीच चीन में एक और रहस्यमयी महामारी ने दस्तक दे दिया है। इसने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन के अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गई हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस बार यह महामारी का अटैक ज्यादातर बच्चों पर हो रहा है। चीन में बच्चे रहस्यमयी निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। WHO ने इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो भारत में भी इस बीमारी के आने पर पहले ही, अभी तो आई नहीं है लेकिन आने के पहले ही हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी गई है ताकि हम पहले से तैयारियां रखें। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यह बीमारी भारत के लिए खतरनाक होगी, क्या इसका असर होगा, अगर असर होगा तो कितना। पहले ये रिपोर्ट, मेहमानों से बात। चीन में इन दिनों बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। अस्पताल में बच्चों की लाइन लगी पड़ी है। कारण यह है कि वहां एक नई महामारी ने दस्तक दे दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सांस से संबंधित इस निमोनिया बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। वैसे भी चीन हर मामले की तरह इसको भी छिपाने में लगा है, लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले में चीन से पूछताछ की है। इस बीच भारत सरकार भी इस बीमारी को लेकर अलर्ट हो गई है। इस बीमारी पर करीब से नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन में बच्चों में निमोनिया के रिपोर्ट किए गए मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कहा गया है कि अब तक के आकलन के अनुसार भारत के लिए जोखिम कम है, लेकिन चीन में जिस तेजी से बच्चों में बीमारी फैल रही है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया भी इसे लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने खतरनाक होंगे इसकी कल्पना तक करना मुश्किल है। इसी को लेकर दुनिया के कई देश सक्रिय हो चुके हैं। कुल मिलाकर चीन के बच्चों में रहस्यमय निमोनिया आने पर भारत में अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बुखार के मामलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री में DGHS की निगरानी में मीटिंग की गई है। सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह की चिंता से इनकार किया है। सरकार के मुताबिक चीन में अक्टूबर में एवियन इन्फ्लुएंजा के केस आने के बाद से भारत में सिस्टम फिर से चेक किए गए हैं। इस बात की चांस कम है कि भारत में ये बीमारी आएगी। उधर WHO ने पहले से ही चीन में बढ़ते केस पर चिंता जताई है। उसने विस्तृत जानकारी के लिए चीन से आधिकारिक अनुरोध किया है। हालांकि अब तक चीन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त हैं। डॉक्टर विवेक नांगिया हमारे साथ हैं, हेड पल्मोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नांगिया हमारे शो पर आपका। सर, कितनी टेंशन वाली बात है ये? अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा इन्फेक्शस नहीं है या इंडिया में आने की संभावना कम है, किंतु फिर भी हमें चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एक नया प्रकार का वायरस आता है जिसकी तरफ हमारी इम्यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी, सो वो डेफिनेटली उससे रिस्क हमारे को ज्यादा हो जाता है। एक वायरस होता है जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं, आपकी बॉडी उसको पहचानती है, तो जैसे एक्सपोजर होता है एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं, उसको इमीडिएटली फाइट कर लेती हैं। किंतु अगर एक नया वायरस आता है जिसको आपकी बॉडी पहचानती नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम पहचानता ही नहीं है, तो वो बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड था। अभी तक जो इन्होंने देखा है, उन्होंने देखा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना ज्यादा नहीं है इस वायरस का, किंतु क्योंकि ये बिल्कुल ही नया वायरस है और रेस्पिरेटरी वायरस है, जब भी रेस्पिरेटरी वायरस होगा तो उसका मोस्टली जो ट्रांसमिशन होगा वो थ्रू ड्रॉपलेट एंड थ्रू एयर ही होगा। सो एयर, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की भी संभावना डेफिनेटली रहेगी। सो इसीलिए अभी इमीडिएटली हमें कोई थ्रेट नहीं है इमीडिएटली, किंतु एक चौकन्ना रहने की जरूरत है। उनको वेरी क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि चाइना की क्या स्थिति रह रही है। सर, पिछले कोविड से तो खैर पूरी दुनिया ने सीख ली है। हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, और चीन में हम भी यही उम्मीद करेंगे कि थोड़े बहुत अगर केसेस वहाँ पर आ रहे हैं तो सीमित मात्रा में आएँ और फिर आगे ना बढ़ें। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी नौबत आई कि ये ज़्यादा कंटेजियस होता है, इसके बाहर फैलने की आशंका हुई,
तो क्या वो ऐसे सबक हैं सर जो पिछली बार से हमें मिले हैं कि हम समय रहते इसको सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित कर दें? जी, एक तो ये कि अभी से ही हम लोग को इसकी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सच अ वायरस। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही कोई मरीज जिसको भी आजकल खांसी जुकाम हो रहा है उसको अपने आप को आइसोलेट कर देना चाहिए, चाहे 3 से 5 दिन के लिए ही सही, किंतु आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि घर में अगर एक इंसान को भी वायरल इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम होता है, तो इनवेरिएबली सारा घर डाउन आ जाता है खांसी जुकाम के साथ। और उसमें फिर जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो एल्डर्स हैं, जो वृद्ध हैं, घर के 60 इयर्स एंड अबव हैं, या किंतु बच्चे हैं जो 5 साल से कम है, या जिनको ऑलरेडी कोई कोमोबिडिटी है जैसे कि हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, कैंसर है, उन लोगों में ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इवन एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन से भी। तो आइसोलेशन बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, हमें अपना यूजुअल प्रिकॉशंस फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना। आजकल वैसे ही एयर पोल्यूशन बहुत है तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा हमें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, हाथों का हाइजीन मेंटेन करके रखना, और कॉफ एटिकेट्स को फॉलो करना, ये बहुत ही जरूरी है। सर, बीजिंग में अभी ज़बरदस्त ठंड भी चल रही है। कुछ स्टेट मीडिया जो वहाँ की जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि शायद ये जो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन आया है इसकी वजह से भी वहाँ पर हो सकता है। तो क्या इस तरह की बात भी हो सकती है कि ये मौसमी टाइप का कुछ मामला हो वहाँ? हाँ, हो तो सकता ही है। बेसिकली इट कैन बी अ वेरी कंट्रोल्ड काइंड ऑफ एन आउटब्रेक। अभी तो इसको हम आउटब्रेक ही कह रहे हैं। सिर्फ नॉर्दर्न चाइना में ही देखा गया है और सिर्फ बच्चों में ही पाया गया है। एंड यूजुअली ये भी वो एक जूनोटिक वायरस ही है जो बर्ड से ह्यूमंस में आया है। सो डेफिनेटली हो सकता है सिर्फ लोकलाइज्ड ही रह जाए, किंतु जो नंबर्स हैं वो बहुत ही स्केरी हैं। 7,000 पेशेंट्स एक दिन में, इतना के जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं उनके वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं वर्कलोड। सो डेफिनेटली अभी तक चाहे वो कंट्रोल्ड है, अभी तक चाहे वो सीमित है एक एरिया में ही, किंतु फैलने की संभावना हमेशा ही रहेगी। इसलिए क्लोजली मॉनिटर करना बहुत बहुत जरूरी है और हमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। सर, वहाँ के जो एजेंसीज हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनडायग्नोज्ड निमोनिया नाम का इस्तेमाल किया, ये और ख़ास तौर से बच्चों के लिए। ये अनडायग्नोज्ड निमोनिया को हम कैसे समझें? तो पहले जो अनडायग्नोज था, मेरा ख्याल आज की जो न्यूज आ रही है उसमें उन्होंने उसको H9N2 वायरस का लेबल दे दिया है। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जो प्रॉब्ली बर्ड जैसे कि चिकन्स हैं, डक्स हैं, पोल्ट्री से वो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो रहा है। सो ये H9N2 वायरस है जिसको अब ये लोग लेबल कर रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक टाइप ऑफ वेरिएंट है। सो डेफिनेटली इसका अभी वो लोग उनके हिसाब से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना नहीं है, पर पोटेंशियल जरूर रहेगा कि स्प्रेड हो सकता है। ऑलराइट, तो ये जो 7,000 जो नंबर आ रहे हैं सर, ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो ये इतना ज्यादा नंबर्स के दिखने के कारण क्या हो सकते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही होना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कि इतने सारे लोगों ने तो चिकन इकट्ठे खाया नहीं होगा। अगर हम इसको बर्ड फ्लू मान के चल रहे हैं या एवियन इन्फ्लुएंजा मान के चल रहे हैं, सो डेफिनेटली इसमें कहीं पर ऐसी चीजें हैं जो अभी हमें मालूम नहीं है इस वायरस के बारे में, और डेफिनेटली आते हुए दिनों में और आइडिया मिलेगा हमें। एब्सोल्युटली, लेकिन जैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुरंत इसकी वैक्सीन को डेवलप करने पर, और दूसरा जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो उनके पालन पर होना चाहिए जोर, तो कहीं पिछली बार की तरह देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच सर। और अगेन हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा इस तरह के शोज़ डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने एक्सपर्ट्स के राय के बाद आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए कहते हैं, और आप ही को नहीं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं और सरकार हैं उनको भी, ताकि जो वॉइसेज़ हैं एक्सपर्ट की वो आप तक जा पाएँ। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, ये है हमारी अगली कवर स्टोरी। इस कवर स्टोरी में फिलहाल इतना ही। तो प्रोसेस्ड पैकेज फूड अनहेल्दी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश की टॉप 20 FMCG कंपनियां अपनी रेवेन्यू के करीब 76% हिस्सा इन्हीं अनहेल्दी प्रोडक्ट से कमा रही हैं। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है।
बदलती लाइफस्टाइल के साथ साथ खान-पान के पैटर्न में भी तेजी से बदलाव आया है। लोगों की पैकेज्ड फूड पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। खासकर लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता तो आई है, लेकिन जब बात स्वाद की आती है तो सेहत पीछे छूट जाती है। दरअसल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव यानी ATNI की एक स्टडी में कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ATNI ने देश के टॉप 20 FMCG कंपनियों के 1900 से अधिक प्रोडक्ट को लेकर एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले रहे। ATNI ने पाया कि इन कंपनियों के कुल रेवेन्यू में करीब 76% की कमाई सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले पैकेज्ड फूड से होती है। वहीं देश के प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड की कुल बिक्री में इन टॉप 20 कंपनियों की 36% की हिस्सेदारी है। प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में आई इस तेजी को आंकड़ों से समझाते हैं। प्रोसेस्ड फूड के साल दर साल ग्रोथ यानी CAGR की बात करें तो ये 15% से थोड़ा अधिक रहा है। यानी लोगों का प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड की ओर तेजी से रुझान बढ़ा है। जबकि स्टडी में पाया गया है कि स्वास्थ्य मानकों यानी 5 हेल्थ स्टार रेटिंग में इन प्रोडक्ट्स की औसत गुणवत्ता महज 1.9 मापी गई। जाहिर है इनकी औसत हेल्थ स्टार रेटिंग 2 स्टार के स्तर को भी पार नहीं कर पाए। और तो और बाजार में बिकने वाले कुल प्रोसेस्ड फूड में करीब 55% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी स्टार रेटिंग 1.5 या इससे कम की है। ऐसे में समझ सकते हैं कि सुंदर से दिखने वाले कलेवर में बिक रहे ये FMCG प्रोडक्ट सेहत पर कितना भारी पड़ सकते हैं। ATNI के मुताबिक जिन 1901 प्रोडक्ट को लेकर सर्वे किया गया उनमें स्वास्थ्य के लिहाज से केवल और केवल 12% प्रोडक्ट ही WHO के मानकों पर खरे उतरे। यानी बाजार में नामचीन कंपनियों के बिकने वाले प्रोसेस्ड फूड में 88% ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो बच्चों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। ग्लोबल हेल्थ स्टार रेटिंग की बात करें तो इसके लिए प्रोडक्ट में नमक, शुगर या फैट मुख्य आधार होता है। सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो इससे मोटापा, हार्ट संबंधी बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और पेट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा होता है। खासकर दिनों दिन इसकी बढ़ती खपत से बच्चों की सेहत पर तेजी से असर पड़ रहा है। ऐसे में एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की ये रिपोर्ट न केवल बेतरतीब खानपान करने वालों बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू तेजी से जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। आज NDRF की टीम ने मजदूरों के रेस्क्यू का अभ्यास किया है। सुरंग से इसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए स्ट्रेचर में व्हील लगाए गए हैं और रस्सी से बांधकर उसे खींचा जा रहा है। इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं रामानुज मेरे सहयोगी के पास। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है और आज पूरे इस दिन भर में जिस तरह की एक्सरसाइज हुई है आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सुबह के वक्त केंद्रीय मंत्री BK सिंह आए और ये आज उनका दूसरा दौरा था। कल भी आए थे, आज भी आकर के उन्होंने न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की बल्कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में अधिकारी कर्मचारी लगे थे उनसे भी बातचीत की, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसी के साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए और उन्होंने पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन इन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार जब आज शाम के समय ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो सबकी उम्मीदें फिर से जागी, क्योंकि आज की जो ड्रिलिंग है उसमें केवल 2 पाइप को इंसर्ट किया जाना है उस मलबे में और जो टारगेट एरिया है जहां पर उस पाइप को आर पार करके पहुंचना है, अगर आज 2 ये पाइप पूरी तरह से आर पार हो जाती है, ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाता है तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा। आज अगर पूरे दिन के हिसाब से देखते हैं शाम के वक्त इस समय भी अभी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और इस तरह से अगर पूरे समय को देखें तो 7 से 8 घंटे में ये पूरी एक तरह के कहें कि तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि जो मजदूर इसमें 13 दिनों से फंसे हैं बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो अंजाम तक पहुँचेगा और यकीनन वो बाहर निकलेंगे और यहाँ जिस तरह से उनका इंतजार किया जा रहा है वो अपनों से मिलेंगे और पूरे देश की जो नज़रें हैं इसी टनल पर लगी हुई हैं कि आखिर ये कब तक पूरा होगा। शुक्रिया रामानुज। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। RBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड भंग कर दिया है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश कुमार।
रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी कर अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया है और बोर्ड भंग करने के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक के नियमित कामकाज को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर की मदद के लिए 3 सदस्यों की एक एडवाइजरी कमेटी भी रिजर्व बैंक ने बनाई है ताकि जो बैंक के कामकाज को चलाने में एडमिनिस्ट्रेटर की मदद कर सके। रिजर्व बैंक ने जो वजह बताई है बैंक के बोर्ड को भंग करने के लिए, उसमें ये कहा है कि रिजर्व बैंक की जानकारी में और छानबीन में पता चला कि जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक था उसके बोर्ड का जो गवर्नेंस था वो ठीक नहीं था। मतलब इसका ये हुआ कि रिजर्व बैंक को ये पता चला कि बैंक को चलाने के तौर तरीक़ों में कुछ खामियां थीं, कमियां थीं जो रिजर्व बैंक की मंशा के अनुरूप नहीं थी। इसी वजह से अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को रिजर्व बैंक ने 12 महीने के लिए भंग किया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो बैंक के ग्राहक हैं उनके ऊपर इस रिजर्व बैंक के कदम का कोई असर नहीं होगा, यानी वो उनको जो भी सेवाएं बैंक से मिलती हैं वो पहले की तरह मिलती रहेंगी। किसी भी तरह की कोई पाबंदी जो है ग्राहकों के लिए लागू नहीं होगी। साथ ही बैंक जो भी कामकाज कर रहा है यानी लोन दे रहा है या जो भी चीज़ें अपनी सेवाएं दे रहा है उस पर भी रिजर्व बैंक ने किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। एक ही जीएसटी इनवॉइस पर एक से ज्यादा बैंक से लोन लेना अब मुश्किल होगा। अक्सर कारोबारी एक ही जीएसटी इनवॉइस दिखाकर एक से ज्यादा बैंकों से लोन मंजूर करा लेते थे और इससे लोन डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है और बैंकों को जानकारी भी नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि बैंक एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिससे इस गलत ट्रेंड पर रोक लग पाएगी। इतना ही नहीं, बैंकों को यह भी पता चल पाएगा कि व्यापारी किस हद तक लोन लेकर चुका पाने की क्षमता रखते हैं। We are also creating a integrated registry जहाँ पे invoice की dedupe हो जाएगी, so that one invoice cannot be financed by more than one bank. So that is also a very important thing, so that if I as an MSME am giving my invoices to 2 banks, it should not be that both the banks are financing it by mistake. So there is a common invoice dedupe registry. So similarly, this will also go and tie up with the invoice registry that is maintained between the trades. अमेरिका की ब्लैक फ्राइडे सेल का क्रेज इंडिया में भी बढ़ रहा है। क्या होती है ये ब्लैक फ्राइडे सेल और यहां किस तरह के डिस्काउंट्स मिलते हैं, जानते हैं आशीष से। देखिए, भारत में भी अगर आप देखें तो ब्लैक फ्राइडे का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे शहरों में भी अगर आप देखें तो इस सेल की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और हर साल अगर हम देखें तो यहाँ पर रिटेलर्स की तरफ से भी जो पार्टिसिपेशन है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अगर आप देखें तो ब्लैक फ्राइडे की 3 से 5 दिनों बाद तक भी हमने देखा है कि ये सेल चालू रहती है और रिटेलर्स इसमें भरपूर डिस्काउंट देते हैं। अभी कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि जो रिटेलर्स हैं 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दे रहे हैं और अगर आप पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है बता रही है कि इस बार की जो बिक्री ब्लैक फ्राइडे को होगी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो फैशन सेगमेंट है यहाँ पर यानी अपैरल है, फैशन जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो बिक्री है यहाँ पर 31% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले ब्लैक फ्राइडे के दिन की देखने को मिलेगी। और साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी 14% की ग्रोथ का अच्छा खासा फोरकास्ट है। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जितनी भी खास तौर पर अगर आप देखें तो जितनी ऑफलाइन स्टोर्स नहीं उससे ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अपने ग्राहकों को अग्रेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और हमारी टीम ने पता लगाया कि आप तमाम जो वेबसाइट्स हैं देखें, टाटा क्लिक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, क्रोमा, विजय सेल्स, एडिडास, पूमा, रीबॉक, नाइक, H&M किसी भी स्टोर पर जाके देखें आज के दिन आपको सब ब्लैक फ्राइडे की सेल में नजर आएंगे। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 48 अंक गिरकर 65,970 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 7 अंक फिसलकर 19,795 के स्तर पर आ गया, जबकि बैंक निफ्टी 192 अंक चढ़कर 43,770 के पास बंद हुआ। आज बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली IT, FMCG और सरकारी बैंकिंग शेयरों में रही, जबकि मेटल और फार्मा सेक्टर में खरीदारी रही। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।